हेलो फ्रेंड्स, आपका समृद्ध क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। भारतीय संविदा विधि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम आईपीसी के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपको आईपीसी के बारे में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने वहाँ पर किसके बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है वहाँ पर जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 तक के सेक्शनों के बारे में चर्चा की है आईपीसी के। आपको इनको समझना है तो वहाँ जाके समझ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वह है भारतीय संविदा विधि के बारे में। संविदा विधि होती क्या है? ठीक है दोस्तों, संविदा विधि होती है दो पक्षकारों को आपस में विनियमित, यानी आपको संविदा का मतलब यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आना चाहिए दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि दो पक्षकारों को विनियमित के क्या चीज संबंधों को दो पक्षकारों के संबंधों को विनियमित करने वाली विधि है। करने वाली विधि क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी दो पक्षकारों को उनके संबंधों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए कि वह अपना पक्षकार दोनों एक दूसरे के एक पक्षकार का दायित्व, एक का कर्तव्य जो भी होता है, यानी एक आपस में एक दूसरे के कर्तव्य और अधिकार को पूरा कर सके, तो उनको विनियमित, उनके संबंधों को आपस में विनियमित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमको समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट बन के लागू कब हुआ था और उसको पर्वत कब किया, यानी तैयार। जो ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये 25 अप्रैल को तैयार हो गया था, 25 अप्रैल 1872 को। लेकिन लागू कब किया गया? 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था? भारत में, सिवाय किसको? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, JNK को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। इसी से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये याद होना चाहिए कि 25 अप्रैल को तो क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पर 1 सितंबर 1872 को क्या हुआ था? पूरे भारत में पर्वत हुआ था, यानी लागू हुआ था कब? JNK को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये भी होना चाहिए कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या है, यानी वैध संविदा यानी वैध कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व क्या है? तत्व एसेशनल एलिमेंट्स क्या है? ठीक है दोस्तों, ये याद होना चाहिए कि संविदा के लिए कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट, दो पक्षकार। कोई भी व्यक्ति स्वयं से ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं प्रस्तावना कर सकता है, नहीं एक्सेप्टेशन करना चाहिए, यानी प्रतिग्रहण और प्रस्तावना दोनों नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति। ठीक है, और संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। दूसरा पॉइंट क्या है? विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, तभी वह संविदा बनेगी। एनफोर्समेंट बोलते हैं परिवर्तनीय को। ठीक है, विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, अतः संविदा के लिए सर्वप्रथम एक करार का होना आवश्यक है। और करार जो, यानी सबसे पहले दो पक्षकार होते हैं, दो पक्षकार एक दूसरे से प्रस्तावना करना चाहिए, एक प्रस्तावना और दूसरा स्वीकार करना चाहिए। जब वो प्रस्तावना की जाती है और स्वीकार कर ली जाती है तो वचन बन जाती है, वचन करने के बाद वो करार हो जाता है, और करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वो संविदा बन जाती है। ठीक है, इन सब के बारे में किस में बताया गया है? इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2 में। अब 2 के भी सब सेक्शन है, ABCD, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि वैध संविदा होने के लिए क्या क्या है। ठीक है, यानी अर्थात जब प्रस्तावना स्वीकृत हो जाती है तो वो वचन बन जाती है, और करार प्रस्तावना और स्वीकृति का ही परिणाम होती है। करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि द्वारा परिवर्तनीय। और करार परिवर्तनीय तभी होगा जब क्या होगा? जो धारा 10 में बताई गई शर्तें पूरी करती है। तो हम पहले बात करेंगे धारा 10 की, फिर बात करेंगे धारा 2A की। ये दो टॉपिक आप समझ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत ईजी रहेगा, और इन्हीं से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, और इनसे संबंधित बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं और छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज पहले धारा 10 के अंदर, जिसके अंदर शर्त बताई गई कि विधिमान यानी वह शर्तें पूरी हो जाएगी तो वो परिवर्तनीय हो जाएगा। ठीक है, करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वो संविदा बन जाएगी। ठीक है, तो वो शर्तें याद करेंगे और फिर टू के अंतर्गत, टू के जो सबसेक्शन क्लोज है उसके ABCD, उसके अंतर्गत वो बताया गया है कि किस में प्रस्तावना की परिभाषा दी गई है, किस में उसकी स्वीकृति, वचन आदि, प्रतिफल आदि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि धारा 10 क्या कहती है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं और स्क्रीन के ऊपर देखिए कि करार धारा 10 की जो शर्त है जिसमें करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाती है, तो उसके लिए क्या बताया गया है। देखिए शर्तें इस प्रकार है कि करार, पहला देखो ए नाम की जो शर्त है, देखिए दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये बताया कि करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो, यानी किसी प्रकार का दबाव, भूल, असमय कसर, कपट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये सब बताया गया है 13 से लेकर 22 तक के सेक्शनों के बीच में कि स्वतंत्र सहमति होती क्या है। ठीक है, यानी करार कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति से किया गया होना चाहिए। धारा 10 की जो शर्त है पहली। ठीक है दोस्तों, याद होनी चाहिए आपको ये कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, जिसके बारे में धारा 13 से 22 के बीच में बताया गया है। फिर है दूसरा पॉइंट है कि पक्षकारों को संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, यानी वो क्या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में किस में बताया गया, धारा 11 के अंतर्गत अनसाउंड माइंड, यानी स्वस्थ चित्त होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, नहीं अस्वस्थ चित्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति, माइनर नहीं होना चाहिए अर्थात मेजर होना चाहिए, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति होता है वही पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम है। ठीक है ना, इसके बारे में धारा 11 में बताया गया। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। पहले अब तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं हम हमारे कि तीसरा पॉइंट है दोस्तों, करार विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए क्या होना चाहिए, करार विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो। करार कैसा होना चाहिए, पूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया होना चाहिए। यदि करार पूर्ण प्रतिफल नहीं है किसी करार के अंतर्गत, तो वो ऐसा करार क्या होगा, करार नहीं माना जाएगा। अच्छा, यानी वैध संविदा नहीं बन पाएगी। प्रतिफल के बारे में बताया गया धारा 25 के बारे में। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि करार का उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। इसके बारे में सेक्शन 23 के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है कि करार कैसा होना चाहिए, करार को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, यानी करार करते समय उसको एक्सप्रेस रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बताया गया धारा 25 से लेकर 30 के बारे में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे विवाह के संबंध में कोई करार करता है, बाजी से संबंधित कोई करार करता है, व्यापार से संबंधित। ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि सक्षम स्वतंत्र होने चाहिए सबसे पहले, जो 13 से 22 के बीच में बताया गया है। संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य विधिपूर्ण कैसे, यानी कोई गलत कार्य करने के लिए कोई नैतिक अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और करार अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया। ये 5 पॉइंट अगर पूरा कर लेते हैं फुलफिल, जो धारा 10 में बताई गई है, तो आपका करार विधिमान हो जाएगा और वो परिवर्तनीय हो जाएगा और संविदा बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इनको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम धारा 2 किसके बारे में, धारा 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है। ये सभी डेफिनेशन धारा 2 के अंदर बताई गई है। अब धारा 2 में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे याद करना है। ये कोडिफाई लैंग्वेज है जो लॉ के अंदर बताई गई है। इसको हम समझाएंगे आपको एक एक करके। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए क्या क्या से क्या क्या आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रीन पर ले जाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आपको ये ए से लेकर जे तक की, आपको अगर अल्फ़ाबेट याद है ए से लेकर जेड तक, तो जे तक तो आपको आराम से आ जाएगा। 2A इसमें आता है। सबसे पहले क्या होती है, प्रस्तावना। भाई पहले ऑफर ही तो दिया जाएगा किसी व्यक्ति को कि आप ये कार्य कर रहे हैं क्या, तो सबसे पहले प्रस्तावना हो जाएगी 2A के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे में हो जाएगा 2B स्वीकृति, या इसको प्रतिग्रहित भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 2C आ जाएगा, जब आपस में एक दूसरे की प्रस्तावना को स्वीकार कर ली जाती है तो वो क्या बन जाती है, वचन बन जाता है। ठीक है,
फिर 2D आ जाएगा प्रतिफल। नहीं, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब ये याद कैसे करें, तो स्टार्टिंग के 3 तो आपको आराम से याद हो जाएंगे कि सबसे पहले प्रपोजल किया जाता है यानी प्रस्तावना दी जाती है, फिर आ जाएगा 2B में स्वीकृति आएगी, कि फिर उसके बाद यानी एक्सेप्टेशन होगी, तभी वो वचन बनेगी। तो ABC, A में प्रस्तावना, B में स्वीकृति और C में वचन है। अब D में होता है प्रतिफल। बिना प्रतिफल के कोई भी करार वैलिड नहीं होता है। ऐसा प्रतिफल बिना प्रतिफल के किए गए करार क्या होता है, शून्य होता है। तो फिर डी को कैसे याद करेंगे, जैसे आपको ऐसे याद कर सकते हैं, एक डॉग है, डॉग के मुंह में क्या है, फल, तो डी से क्या हो गया, फल, और फल किस में आता है अपना, प्रतिफल में, तो याद हो गया 2D। 2D मतलब प्रतिफल। ये आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ABC याद हो ही गया, सबसे पहले प्रपोजल, फिर एक्सेप्टेशन हो गई, और फिर दोनों आपस में क्या मिल लेंगे, ज्वाइंट। जैसे ए ने बी से बोला क्या क्रिकेट खेल रहा है क्या, बी ने बोला हाँ मैं खेल रहा हूँ, तो दोनों ने एक दूसरे से क्या कर लिया, प्रॉमिस। तो सी क्या हो गई, प्रॉमिस हो गई। और डी में आपको आएगा समझ में कि प्रतिफल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया दोस्तों समझ में। अब बात करते हैं हम, देखिए दोस्तों यहाँ तक आ गया आपको। अब ये चारों को एक साथ याद करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो जो कोडिफाइड लैंग्वेज है वो बोल रही है हमारी, ये देखिए, जब किसी एक व्यक्ति यानी प्रपोजल किससे, एक व्यक्ति द्वारा किसी बात को करने या करने से पैविरत, यहाँ पैविरत का मतलब होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। पैविरत मतलब होता है मना करना। जब किसी कार्य को करने या ना करने, किसी बात को करने या ना करने से पैविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञामित करता है कि ऐसे कार्य या पैविरति के प्रति अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों कि प्रपोजल क्या होती है, किसी व्यक्ति को मैंने बोला कि ये कार्य कर रहा है क्या, या नहीं करना है तेरे को ये कार्य, और उससे उसके प्रति अपनी हाँ या ना को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उसके प्रति ये नहीं अनुमति प्राप्त कर ली, तो ये क्या कहलाता है, प्रपोजल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया प्रपोजल। अब स्वीकृति क्या होती है, एक्सेप्टेशन, जो 2B में बताई गई है, कि जबकि वह व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति कौन, बी नाम का व्यक्ति, जिससे प्रस्तावना की जाती है, जिसके सामने प्रपोजल किया गया है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर लेता है, तब वह प्रस्तावना क्या हो जाती है, प्रतिग्रहित मतलब स्वीकृति हो जाती है। प्रतिग्रहित का मतलब होता है स्वीकृति हो जाती है। तो प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या हो जाती है, वचन हो जाती है, प्रॉमिस बन जाती है, मैंने आपको बताया था। तो ए याद हो गया आपको, बी आ गया समझ में। अब सी की बात करते हैं भाई। तो जब प्रस्तावना क्या हो जाती है, प्रतिग्रहित यानी स्वीकृत हो जाती है, तो क्या बन जाती है, वचन हो जाती है। तो सी में क्या है, प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, जो यानी प्रपोजल कर रहा है वो कहलाता है वचनदाता कहलाता है, और जो प्रस्तावना जो स्वीकार करता है वो कहलाता है वचन ग्रहण करने वाला, तो वचन ग्रहीता कहलाता है। ठीक है ना, ये आपको 3 पॉइंट हो गए याद। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, जो 2D, डॉग के मुंह में फल, प्रतिफल। जबकि डेफिनेशन पढ़िए आप, कि जबकि वचनदाता की वाचा पे, वचनदाता हमने बताया था जो प्रपोजल है उसकी वाच पे, जबकि वचनदाता की वाचा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहता है या करता है या करने से वह विरत रहता है या करने से वह विरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन क्या कहलाता है, वचन के लिए प्रतिफल, उस वचन के लिए क्या कहलाता है, प्रतिफल। इसमें देखिए दोस्तों 3 चीज़ें, यानी जो वचनदाता है यानी जो प्रपोजल दे रहा है, जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है ना, या अन्य कोई व्यक्ति जो ग्रहण कर रहा है, या तो वो कर चुका है, इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों याद होने चाहिए। यानी पहले यानी कर चुका पास्ट में, या तो कर चुका है या करने से मना कर दिया, जो आपको डेफिनेशन में समझाया था। या तो वो करता है, जैसे प्रस्तावना में बताया था, या तो करता है या मना करता है, या तो हाँ या ना, या तो कर चुका है या करने से विरत रहता है, विरत यानी मना करता है, या फिर करता है या करने से विरत रहता है। ठीक है, या तो करता है या मना कर देता है, या कर चुका है या करने से मना कर चुका है। ठीक है, पास्ट आ गया, फिर प्रेजेंट आ गया, फिर आता है या तो करने का या पैविरत रहने का वचन देता है, यानी फ्यूचर के लिए बोलता है, या तो करता है करने का या पैविरत रहने का वचन देता है, या तो हाँ के लिए या ना के लिए वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति उस या वचन जो भी है उस वचन के लिए क्या कहलाता है, प्रतिफल। आगे समझ में, भूतकाल आ जाएगा,
यानी किस में होगा, वचनदाता की वाचा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति कार्य कर चुका है या पेविरत रहता है या कार्य करता है या पेविरत रहता है या कार्य करता करने का या करने का वचन देता है तो क्या हो जाता है, प्रतिफल। ठीक है दोस्तों, ABCD यहाँ तक याद हो गया आपको। अब बात करते हैं, अब उसके बाद आएगा EFGH। देखिए दोस्तों, अब ये 10 पॉइंट है, आपको ABCD देखिए, आप J, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। E किस पे आ जाता है, E में आ जाएगा हर एक वचन जो ऐसे वचन का हर एक सहवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार है। यहाँ पर किसकी परिभाषा दी गई है, करार की। 2E में किसकी परिभाषा दी गई है, करार कि जब हर एक वचन और ऐसे वचनों का वर्ग, यानी एक वचन या फिर वचनों के बहुत सारे वर्ग हो और एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, करार। भाई पहली चीज़ में तो प्रपोजल आ गई, दूसरे में स्वीकृति आ गई, तीसरे में वचन आ गया, चौथे में प्रतिफल आ गया। इसमें चारों का मिक्सअप हो गया, यानी वचन और ऐसे वचन का हर एक सहवर्ग, यानी ये वचन हो या वचनों का झुंड हो और उससे एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो और एक दूसरे को प्रतिफल भी दे रहे तो क्या कहलाता है, करार। तो ABCDE करार हो गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, आप तो एग्री समझ लो, एग्री में डबल E आता है लास्ट में, तो E से क्या हो जाएगा, करार। ठीक है, ये हो गया आपको याद करने के लिए। अब जो C में बताया गया है F में, वो याद करिए आप कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो। ठीक है, उसमें तो बताया गया था कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, इसमें तो प्रतिफल का भाग होता है, वो क्या कहलाता है, व्यतिकारी वचन। जो प्रतिफल का भाग हो सिर्फ एक दूसरे के लिए, वह क्या कहलाता है, व्यतिकारी वचन। पूरा वचन यानी पूरा वो कहलाता है व्यतिकारी वचन। तो 2F में हो गया व्यतिकारी वचन, ये याद होना चाहिए आपको। अब इसके बाद है GHIJ, ये चारों एक साथ याद होने चाहिए। स्टार्टिंग के चारों एक साथ हो गए और ये EF एक साथ याद करेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा अगर आप ग्रुप में याद करेंगे तो टुकड़ों में। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, G और H एक साथ याद कर सकते हैं और I और J एक साथ याद कर सकते हैं। तो G में तो क्या कहलाता है, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो वो शून्य हो जाता है, वॉइड हो जाता है, और वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वो संविदा कहलाती है। समझ में आया? आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पर। देखिए जी बोलता है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। परिवर्तनीय होने के लिए धारा 10 की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। शर्तें क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए सहमति के लिए, सक्षम होने चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हो। ठीक है, जो धारा 13 से 22, धारा 23, धारा 11, 11, 25 से 30, ठीक है, आदि के बारे में बताया गया है, उनको उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब 2G में बताया था वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय ना हो वह शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य के लिए क्या बता दिया, 2G, और 2H आ जाएगा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वो क्या कहलाती है, संविदा। ये दोनों को एक साथ करेंगे, पहले शून्य होगा फिर संविदा बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि करार जो विधि से परिवर्तनीय नहीं होगा तो शून्य हो गया और विधि से परिवर्तनीय हो गया तो संविदा बन गई। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा ये दोनों कि शून्य करनी है संविदा और शून्य संविदा। ठीक है, अब आई के अंदर शून्य करनी है संविदा और शून्य संविदा। पहले तो शून्य करार आ गया और शून्य फिर संविदा आ गई, शून्य नहीं सॉरी संविदा आ गई। ठीक है, तो अब आई और जे में कैसे याद करेंगे, शून्य संविदा कैसे हुआ, देखो दोस्तों, जो जे आता है वो अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका 0 याद रख लेंगे तो ये हो गया शून्य, 0 को शून्य बोलते हैं, और ये हो गई संविदा। तो शून्य संविदा किस में आ जाएगी, 2J में। शून्य किस में आता है, 10 किस में आता है, J में, तो ये हो गया शून्य संविदा। तो आप याद करेंगे जो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, पहले तो करार था जो परिवर्तनीय है तो वो संविदा होती है, अब जो संविदा बन गई, जब करारी तो संविदा बनती है, तो जो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती शून्य हो जाती है। सिंपल सी है भाई, करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और परिवर्तनीय हो जाता है तो संविदा बन गई। अब ये संविदा बन गई और सभी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती तो शून्य हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई शून्य संविदा। अब शून्य करनी संविदा क्या होती है, वह करार
वह शून्य करनी कैसे हो गई? वह करार जो पक्षकारों के एक या अधिक विकल्प पर या तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, यानी एक पक्षकार के विकल्प पे तो परिवर्तनीय हो लेकिन दूसरे पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं हो तो वह कहलाती है शून्य करनी संविदा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक का वीडियो। आपको ये एक बता दूँ, ये यहाँ पर जो बताया था मैंने 2C, ये यहाँ पर 25 के सेक्शन इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें सेक्शन 25 आएगा करार विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया। जो लास्ट में बताया था करार को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया, इसमें 26 से 30 आएगा सेक्शन। ठीक है दोस्तों, इन धाराओं के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे चर्चा करेंगे कि और संविदा के बारे में और चैप्टर के बारे में कोशिश करेंगे, आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।